हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एस्टेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो आपका जर्नल सेक्शन आता है यानी कि जीके वाला पोर्शन, जीके रीजनिंग और जो मैथ्स वाला पोर्शन वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है आपका ये जनरल स्टडी वाला सेक्शन। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। At what simple interest rate percent per annum will be a sum of money double in 8 years? क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत जो वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन यानी कि कोई प्रिंसिपल 8 सालों में यानी कि 8 वर्षों में स्वयं का क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या निकालिए, कितने प्रतिशत यानी कि रेट की वैल्यू निकालिए आप यहाँ पर। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वहां से हम इजिली इसको निकाल पाएंगे। बाकी मेथड भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। n-1 इंटू टी बाय 100, ये क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है। एन वो संख्या है जो आपकी डबल हुई है या ट्रिपल हुई है, जो प्रिंसिपल आपका है। अब देखो सम ऑफ मनी कितना हो गया है, डबल हो गया है, यानी कि जो प्रिंसिपल है मूलधन कितना हो गया है, स्वयं का दुगना हो गया है। तो एन की वैल्यू हो गई 2, ठीक, -1। टाइम कितने सालों में हो गया भाई, 8 सालों में। इनटू में 100 करोगे तो ये 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटू 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा। काट लेते हैं इसको 4 से, और ये आ गया 25/2 यानी कि 12 सही 1/2% क्या आ गया, रेट आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 12 सही 1/2% इसका रेट आ गया। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर इस एक और मेथड भी यानी कि डायरेक्ट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, यानी कि डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब है यदि यदि आप प्रिंसिपल को लेट कर लीजिए कि प्रिंसिपल को आप यहाँ पर, जो प्रिंसिपल को आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, पी मान लीजिए। रेट तो आपको निकालना ही है ना, और कितने सालों में यानी कि टाइम कितने इयर्स हो गया आपका, 8 इयर्स हो गया। ठीक, 8 सालों में। और जो आपका अमाउंट क्या कह रहा है, डबल हो गया, यानी कि अमाउंट कह देते हैं यदि प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट कितना हो गया, 2p हो गया। अब एस आई की वैल्यू निकाल लो। ये जो आपका मेथड है ना, ये यानी कि ये जो एज यूजुअल मेथड है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो वैसे ही है ये वाला मेथड। और ये जो थोड़ी देर पहले किया था ये डायरेक्ट मेथड है अपना, है ना। तो एस आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मूलधन में से आप जो मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए, साधारण ब्याज आ जाएगा, यानी कि, है ना, ये साधारण ब्याज ही होता है ऐसा ही आपका। तो मूलधन कितना है आपका, 2p माइनस p करोगे तो कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, है ना। ये अमाउंट में से आपने प्रिंसिपल घटा दिया, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया, p आ गया है। ठीक, अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि एसआई का p गुना में r गुना में t अपन में 100 कर दो। तो p कितना है आपका, सोल्व कर लो इसको। एस आई की वैल्यू पी है, प्रिंसिपल भी पी है, आपका रेट तो निकालना है, टाइम 8 सालों में, इंटू में 100 डिवाइड बाई 100 कर दो, और ये पी से पी कट गया। तो यहाँ से भी रेट की वैल्यू 100/80 होगी आपके पास, और सोल्व करोगे तो आप ये हो जाएगी 12 सही 1/2%। ठीक है, तो ये जो आपका मेथड है, यानी कि छोटी क्लासेस में हम इसी मेथड से सीख कर आए हैं, है ना। प्रिंसिपल को पी मान लिया है, रेट आपको निकालना था, टाइम 8 साल दे रखे थे, और कितना हो गया है, वो जो धन है यानी कि वो जो मूलधन है वो स्वयं का दुगना हो गया है। तो हमने प्रिंसिपल पी माना था, तो अमाउंट कितना हो गया, यानी कि मिश्र धन कितना हो गया, 2p हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज कैसे आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे तो कहीं ना कहीं आपका ब्याज आ जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमने निकाल लिया तो पी आ गया, और बस इसको हमने सोल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखो 62 वाला। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, देखो। इफ द कोड फॉर नाइट इज, नाइट का कोड 58 दे रखा है आपको, इन द सेम पैटर्न व्हाट विल बी द कोड फॉर एंगर, एंगर का कोड आपको बताना है क्या होगा, और नाइट का कोड आपको दिया है। तो नाइट का कोड 58 कैसे आएगा, यहाँ पर जब इन लेटर्स की जो रैंकिंग है यानी कि लेटर्स का जो नंबर है, कोड है, जब उनको आप प्लस करोगे तो 58 आ जाएगा। ठीक है, सेम वे में भी एंगर को भी आप ऐसे ही करेंगे। ए का कोड 1 होता है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये अल्फाबेट आपका। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। जी का कितना होता है, 7। ई का कितना होता है, 5। और आर का कितना होगा,
QRST, यानी कि R ये 20 होता है तो ये 19, ये 18, R का हो जाएगा 18। जोड़ लीजिए सभी को, कितना हो जाएगा, सभी को एडअप करोगे तो ये कितना हो गया हमारे पास, 14 और 1 15 हो गया, और 15 और 7 कितने हो गए, 22 हो गए, 22 और 5 कितने हो गए आपके, 27 हो गए, और 27 और 18 को जोड़ोगे तो आपको कितने हो गए, 45 हो गए। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 45। ठीक है, रैंकिंग पता होनी चाहिए लेटर्स की हमें, और फिर हमें सिंपल ऐड ही करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेवंस आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, कितने जो आपके पास 7 है, यानी कि how many sevens are there in the following number series which are preceded by an even number but not followed by an odd number। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस हिंदी में पढ़ते हैं फिर अच्छे से पता चल जाएगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने सात है जिनसे पहले कोई सम संख्या है, यानी कि 7 से पहले कोई इवन नंबर है, जैसे मैंने 6 लिख दिया है ना, अब जैसे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर जैसे कुछ और संख्या है, इस 7 से पहले 3 है तो यहाँ पर ओड संख्या है ना। तो इस टाइप से पूछा है कि ऐसे कितने 7 हैं जिनसे पहले कोई इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, और इनके ठीक बाद में कोई विषम संख्या है यानी कि ओड नंबर है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखो भाई, हमें बाद में क्या रखना है, बाद में तो हमारा ओड नंबर आना चाहिए, ठीक, 7 से, और 7 से पहले क्या होना चाहिए, इवन नंबर, है ना, यानी कि सम संख्या। अब देख लो यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले इस 7 से स्टार्टिंग करते हैं। 7 से पहले क्या है आपका, ये ओड नंबर है, ये वाला नहीं लेंगे। हमें 7 से पहले कौन सा लेना था, पहले वो 7 लेना था जिससे पहले इवन नंबर हो और बाद में क्या हो, ओड हो। अब देखो बाद में तो ओड है लेकिन पहले क्या है, इवन नहीं है ना, ये वाला नहीं लेंगे। नेक्स्ट 7, चलिए नेक्स्ट कोई और 7 ढूंढते हैं। ये देखो बाद में क्या है, इवन, और पहले क्या है, ओड, ये भी अपोजिट हो गई, ये भी नहीं लेना हमें, है ना। हमें तो वो लेना है पहले क्या हो, इवन आए, और उसके बाद में क्या हो, ओड नंबर हो, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखो ये वाला 7 है, देखो ये वाला 7 हम ले लेंगे। देखो कैसे, इसके बाद में 5 है और इससे पहले क्या है, 6, ये 7 ले लेंगे एक तो। फिर ये वाला देखो 7, ये भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बाद में भी इवन है, पहले भी इवन है, ये नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये वाला 7 हम ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि देखो पहले तो इवन है और बाद में ओड है, यानी कि 2 आ रहा है। 7 से पहले 2 कैसा है, इवन, और बाद में 1 कैसा है, ओड। तो ये वाला 7 हम ले लेंगे। ऐसे ही एक और देख लो, ये वाला 7 भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे भाई, क्योंकि देखो दोनों ही जगह कैसा है, इवन नंबर है, ये भी नहीं लेंगे। इस 7 को भी हम चूज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो कितने बचे फिर, ये आपके 2 ही बचेंगे ना यहाँ पर। और इसके बाद एक और देख लो, इसके बाद ये वाला और देखो, देखो इस 7 के बाद में इवन है और पहले ओड है, लेकिन हमें बाद में तो ओड चाहिए और पहले इवन चाहिए, तो ये भी नहीं लेंगे। तो फिर तो ये हमारे 2 ही बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 ही हमारे कैसे बचेंगे, ये 2 ही 7 ऐसे आएंगे जिनसे पहले तो कोई इवन नंबर है और बाद में क्या है, कोई ओड नंबर है। आप चेक करके देखिए आपका कितना बन रहा है ये आपका क्वेश्चन। मेरे तो 2 ही बन रहे हैं और इसका आंसर यही होगा, यानी कि 2 ही आएंगे। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2 ही ऐसे 7 हैं जिनसे पहले तो इवन संख्या है और बाद में क्या है, ओड संख्या। कौन कौन से है मैंने बता दिया है। एक तो ये वाला 7 काउंट होगा आपका, ये वाला देखो, ये 5 है ना यहाँ पर, एक तो ये हो जाएगा, और एक और होगा कौन सा आपका, एक ये वाला 7 होगा। देखो इस 7 से पहले इवन और बाद में ओड, ये दोनों ही 7 आएंगे, और बाकी इन दोनों में, इसमें और जो इनमें वो पेयर नहीं बन रहा जो हमें चाहिए, ठीक। तो इसलिए ये आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा, यानी कि 2 ही बनेंगे 7 ऐसे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन, ए मैन सेल्स, एक आदमी है वो क्या करता है, मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, हिज गेन परसेंटेज। एक व्यक्ति है वो 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है ना। तो आपको क्या बताना है, 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है। और क्या पूछा है आपसे, हिज गेन परसेंटेज, उसका गेन परसेंट बताइए, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। ये क्या कह रहा है कि 320, 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है ना। तो या तो यहाँ पर आप ऐसे बना लो कि ये जो आपका एसपी है कितना हो जाएगा, ये 400, एसपी की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से 320 मैंगो क्या कर रहा है, बेच रहा है ना। तो ये इसको आप 320 मान लो, और जो कॉस्ट प्राइस है इसको भाई 400 मान लो। या फिर यूं करो इसको आप, 400 के क्रय मूल्य पर 320 आम क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ये इसका एसपी मान लो आप, यानी कि सेलिंग प्राइस मान लो आप 400, और जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आप 320 ले लोगे। 320 की चीज 400 में बेचेगा वो, तभी तो उसको फायदा होगा। कितने का फायदा हो गया, 80 का। और कितने पे हो रहा है, 320 पे हो रहा है, यानी कि, और इंटू में 100 करोगे तो ये कैंसिल सोल्व कर लो, 8 कम 8, 8 चौके 32, और 4 से इसको काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, यानी कि उसको 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऐसे कर लेना है इसको आप। लाभ प्रतिशत ही तो पूछा है, यहाँ पर गेन प्रतिशत पूछा है, कितना होगा गेन परसेंटेज उसका। यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 400। ये रिवर्स हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना, उस अकॉर्डिंग आप इनको रिवर्स करके बना लेते हो ना। ऐसे क्वेश्चन में ये ऐसे ही करते हैं हम लोग, जब हम कहते हैं ना कि 5 रुपए की चीज 6 में बेची है और 6 रुपए की चीज 5 में बेची है, तो वहां से भी उस टाइप की कंसेप्ट भी इसी इन्हीं क्वेश्चंस पे ही बन जाते हैं आपके। ये वाला देखो, ए मैन कैन डू, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए कोई व्यक्ति है वो 24 दिनों में किसी काम को कर रहा है। इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, कि 24 दिन में कर रहा है। इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, जो बी की कार्य क्षमता है यानी कि एफिशिएंसी है वो ए से कितनी है। जैसे भाई ए काम कर रहा है 100 या 100 मान लेते हैं, ए की कार्य क्षमता है, और बी की कितनी है, 60% ज्यादा है। तो 60% ज्यादा का मतलब ये 160 हो जाएगी। हमने ए की जो एफिशिएंसी वो 100 मान ली है, और ये बी कितनी एफिशिएंट है, 60% ज्यादा एफिशिएंट है। तो परसेंटेज में मानना है 100, तो ये 60% ज्यादा होगा, यानी कि 160 हो जाएगा। जीरो से जीरो काट लेंगे ये, और ये इसको सोल्व करा तो ये 2 5 10 2 8 16, ये यानी कि ए की जो, ए और ए की जो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। यानी कि ए 5 काम कर रहा है, बी कितने काम कर रहा है, 8, है ना। और हमें देखो, ए कह रहा है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा, ये पूछा है ना आपसे कि बी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों की हमने क्या कर लिया है, ए और बी ऐसे करके भी करते थे छोटी क्लासेस में हम। यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ पर बी लिख लो, है ना। इनकी जो कार्य क्षमता है, यानी कि ये 5 काम करता है, ये 8 काम करता है, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक, ए और बी की। यहाँ पर इनके नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितने दिन में काम कर रहे हैं। ए कर रहा है 24 दिन में, तो ये कितने दिन में करेगा, एक्स मान लेते हैं। और हमें पता है कि
कि जो आपका वर्क और टाइम है ये कैसा वेरिएशन होता है, इनवर्स वेरिएशन होता है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये इन दोनों के साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू में 24 बाई 8 करोगे, 8 एकम 8, 8 3 24, यानी कि 5 3 कितना हो जाएगा, 15 दिन में बी आपका काम करेगा। कितने दिन में करेगा कि बी आपका काम 15 दिन में करेगा उसी कार्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किसी वर्ग की जो लंबाई है और चौड़ाई के क्रमश 30% और 20% बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले नए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी स्केयर की जो आप लेंथ और ब्रेड्थ को बढ़ा देते हो तो जो नया रेक्टेंगल बनेगा आपके पास, भाई जैसे कोई स्केयर है, जैसे ये आपका कोई स्केयर है, इसकी लेंथ में भी आपने इंक्रीमेंट करवा दिया है, मान लो इतनी हो गई लेंथ, चेंज करवा, ब्रेड्थ में भी थोड़ा सा क्या करवा दिया है, चेंजमेंट करवा दिया है ना। तो ब्रेड्थ में चेंजमेंट कर तो नया तो जो फिगर बनेगा यानी कि वो क्या होगा आपका रेक्टेंगल आएगा, क्योंकि आपने क्या करवा दिया है उनकी लेंथ और ब्रेड्थ में इंक्रीमेंट करवा दिया, तो नया जो फिगर आएगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। तो इसको हम सिंपल ट्रिक से करेंगे ताकि इजीली यानी कि कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर जो लेंथ कितने परसेंट बढ़ी है वो लिख लो, कितनी बड़ी है लेंथ वो लिख लो, ब्रेड्थ जो बड़ी है वो लिख लो, प्लस में L इंटू में B डिवाइड बाई 100 कर लीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। लेंथ में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा 30, ब्रेड्थ में कितना हो गया 20, प्लस में 30 इंटू में 20 बाई 100 कर लो, 0 से 0 कट गई, 0 से ये 0 कट गई, ये कितना हो गया 50 और ये 3 दूनी 6, यानी कि ये 56% क्या हो जाएगा उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। इतना प्रतिशत आयत का क्षेत्रफल स्केयर के क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो बट उससे थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा और कोई बात नहीं है, 100 मान के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हंड्रेड मान के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं एक बार बता देती हूँ 100 मान के आप कैसे करेंगे, बता तो देते हैं आपको। चलिए जैसे मान लेते हैं स्केयर है, इसकी साइड हमें पता है कि स्केयर की सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है, तो मैंने 100 मान ली है। हमें पता है स्केयर की सभी साइड 100 होंगी। अब हमें क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, तो स्केयर का क्षेत्रफल कितना होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि क्या हो जाएगा, आप चाहे तो एक्स कर लो या फिर आप एक एक लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा ये आपका, यानी कि ये 10,000 हो जाएगा वर्ग, यानी कि ये आपका स्केयर का एरिया ये हो जाएगा ये। ठीक है, मीटर स्केयर कह देते हैं। चलिए अब है ना, अब उसको लेंथ में कितना परसेंट हो गया, बढ़ गई लेंथ 30% हो गई। अब देखो लेंथ जैसे ही बढ़ेगी यानी कि वो रेक्टेंगल बन जाएगा, लेंथ बढ़ गई तो अब 30% बढ़ गई तो 130 कर देते हैं, और ये 20% उसकी ब्रेड्थ बढ़ गई है, तो ब्रेड्थ कितनी बढ़ गई 20%। तो पहले 100 थी ना, मान लो ये तो लेंथ और ब्रेड्थ स्केयर में तो बराबर ही होती है, अब बढ़ाने से एक रेक्टेंगल बन गया तो ये 120 हो गई लेंथ ब्रेड्थ। अब इसका एरिया निकालो, ये तो रेक्टेंगल बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी कि तो ये 130 इंटू में 120 कर लो, कितना हो गया, ये इनकी गुना करवा लो 13 की और 12 की, 156 और 2 जीरो ये हो गए, तो ये आ गया किसका एरिया आपका, ये किसका एरिया आ गया, रेक्टेंगल का एरिया आ गया। हमें पूछा है कि कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया है। अब ज्यादा के लिए माइनस करवा लो, कितना ज्यादा हो गया, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो फाइनल इनिशियल कितना था ये, डिवाइड बाई क्या कर लो जो इनिशियल यानी कि वैल्यू है स्टार्टिंग में वो, और इंटू में 100 करोगे, ये 2 जीरो तो ये कट जाएंगी, और 100 ये आपका 15,600 में से आप 10,000 को माइनस करवाओगे, कितना बच जाएगा आपके पास, ये माइनस करवाओगे तो ये 5600 बच जाएगा, है ना। और नीचे क्या है आपका 100, 2 जीरो ये काट दो, यानी कि आपका कितना आ गया 56% ही आ गया, 56% यहाँ से आ रहा था, तो ये वाला आपको शॉर्ट पड़ेगा,
आप इस चीज से कर लीजिएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि हम जो बेसिक जो मेथड है यानी कि जो पहले पढ़ते थे वो उस मेथड से हम ऐसे कर लेंगे। इंक्रीमेंट दे रखा है यानी कि इंक्रीमेंट दे रखा है तो प्लस कर देना, डिक्रीमेंट दे रखा है तो माइनस कर देना, इतनी बात याद रख लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। 67 है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज ए। किसी सर्कल का एरिया क्या कह रहा है, ए है। रेडियस उसकी कितनी है, आर है। सरकमफेरेंस उसकी कितनी है, सी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें से ट्रू है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, देखो एक बार। आर सी इक्वल टू 2a। आर क्या है, रेडियस। सी क्या है, सरकमफेरेंस। सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2πr। ठीक है, 2 इंटू में एरिया की वैल्यू क्या होती है, सर्कल का एरिया होता है πr²। सोल्व करना है इसको एक बार, 2πr² बन जाएगा। ये यहाँ से देखो 2π और ये आर और r²। यहाँ से भी यही बन रहा है 2πr², यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका करेक्ट है। बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 का डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये आपका, कि मैं अपने घर से पूर्व की ओर 10 मीटर चला। तो भैया आप इसको डायग्राम बनाएंगे हम लोग इसका। तो मैं अपने घर से पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट में कितना चल गया, 10। ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये आपकी वेस्ट हो गई, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये आपकी साउथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बंदा है, मान लिया इसने ए पर है कोई, ठीक है, यानी कि मैं खुद हूँ, यानी कि मैं अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर चला। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ गया, ये उत्तर की ओर मुड़ गया भैया, ऐसे कितना चला है, 15 मीटर। इसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ा, भाई ये पश्चिम की ओर मुड़ गया है, आपके पास कितना चला है, 12 मीटर चला है। तो 10 तो ये यहाँ तक की दूरी हो गई, ये मान लो इसके सामने देखिए तो हम 2 और लगा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 12 किलोमीटर गया है, यहाँ पहुंच गया। फिर उसके बाद इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर मुड़ गया, भाई कितना चला है, और 15 मीटर चला। तो भाई ये 15 है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 15 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी 15 ही होगी, ये हो गई 15 मीटर चला। फिर कह रहा है अब मैं अपने घर से कितनी दूर खड़ा हूँ, तो ये उसका क्या है भाई, घर है, यानी कि ये उसका हाउस है यहाँ पर। ठीक है, और वो फाइनल यहाँ पर पहुंच गया यानी कि बी पॉइंट पर। तो ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी भाई, ये 2 है तो ये भी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। कितनी मीटर होगी, 2 मीटर। ठीक, ये आंसर आ जाएगा इसका 2। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 5/6, 10/18, 25/36। इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा। तो जब भी आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम आ जाए, तो यहाँ पर देखो एचसीएफ पूछा है ना, तो ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर का क्या ले लो आप, न्यूमरेटर का क्या ले लो, एचसीएफ। ठीक है, और जो आपके डिनोमिनेटर है उनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। बस इतना ही करना है आपको। अब ये न्यूमरेटर है, इनका एचसीएफ ले लो, 5 हो जाएगा इन तीनों का एचसीएफ, 5, 10 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 ही होगा। और इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो ये 36 हो जाएगा। तो 5/36 इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन में आपके पास एलसीएम पूछता तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते और डिनोमिनेटर का क्या ले लेते, एचसीएफ ले लेते। ऐसे करने हैं हमें। और ये तो मैंने शॉर्ट्स में भी डाले हुए हैं, ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, करना चाहते हो तो। नेक्स्ट देखो, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, वाटर को हम फूड कह रहे हैं, फूड इज कॉल्ड ट्री, फूड को हम क्या कह रहे हैं, ट्री कह रहे हैं। ट्री इज कॉल्ड स्काई, ट्री को स्काई कह रहे हैं। स्काई इज कॉल्ड वाल, स्काई को वाल कह रहे हैं, यानी कि दीवार। देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज ए फ्रूट, तो जो फल है यानी कि फ्रूट है वो किस पर आपके लगते हैं। देखो, पानी को भोजन कहा है, भोजन को पेड़ कहा है, पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल किस पर उगेंगे, तो फल किस पर उगेंगे, यानी कि फल तो पेड़ पर उगते हैं। और पेड़ को किसने क्या कहा है क्वेश्चन में, देखो पेड़ को क्या कहा है, आकाश। पेड़ को क्या कहा है, आकाश, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा स्काई। ठीक है, फल किस पर उगेंगे, फल तो पेड़ पर उगते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पेड़ को क्या कह रहा है, ट्री को स्काई कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है आपका। देखो x इक्वल टू 3018 प्लस में, ये रूट का सवाल है तो सबसे पहले इनर वाला रूट सोल्व कर लो, अंदर वाला। ये रूट 69 कितना होता है, 169 13 का होता है। फिर आगे ये कितने का होता है, इसमें ये जोड़ दो 36 जोड़ दो पहले तो। ये अंदर वाला रूट सोल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा, ये 49। 49 किसका होता है, 7 का। यानी कि इस कंप्लीट वैल्यू को आपने सोल्व कर लिया है, 7 आ गया है। अब 3018 में 7 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 3025 हो जाएगा। 3025 किसका स्क्वायर रूट होता है, 55 का होता है। जब आप 55 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 30, ये यही आएगा। करके देख सकते हो इसको। ये 5 7 और 5 12, 9 और 1 10 और ये 3, 3025 ये किसका स्क्वायर होता है आपके पास, ये 55 का स्क्वायर रूट होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो 72। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो कितना दिया है, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस क्या होगी, तो हमें पता होना चाहिए भाई स्फीयर का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर है, 616 के। आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 616 डिवाइड बाई 4 और पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन में 7। 7 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल कर लो इसको। 4 से काट देते हैं इसको, 4 एकम 4 और ये 4 5 20 और 4 8 16 और 22 से इसको काट दो। तो 22 से काटोगे ये 158 कितने पे कट जाएगा, इधर करती हूँ मैं कैलकुलेशन इसकी। आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 616 डिवाइड बाई 4 इंटू में पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन में 7। 2 से काट लो या फिर सीधा भी आप इसको काट सकते हो। तो 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और ये 2 3 6 0 2 8 16। फिर से 2 से काट लेते हैं, ये 2 एकम 2 2 5 10 और 2 चौके 8। फिर ये 22 से इसको सीधा काट लो, ये 22 के टेबल में ये आपका 7 पे चला जाता है ना, 154 7 पे चला गया। 7 और 7 की गुना 49। आर स्क्वायर बराबर 49 और आर की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.7 बार प्लस 0.6 बार। माइनस में क्या है, माइनस में क्या है आपके पास, ये 0.7 बार प्लस 0.6 बार माइनस 0.5 बार। रेशनल नंबर कंसेप्ट यहाँ से उस क्वेश्चन से है, ये उस कंसेप्ट से है। तो ये लिख लेंगे 7/9, इसको लिख लेंगे 6/9 और इसको लिख लेंगे 5/9। जो बार लगी हुई यानी कि आप उसको 9 से रिपीटेशन कर दीजिए। दो नंबर पे बार होती यानी कि 0.77 होता तो आप 7 डिवाइड बाई 9 कर देते। ठीक है, जिस नंबर पे बार है उसके नाम का हम नो रिपीट करवा देते हैं। सोल्व कर लो इसको, ये डायरेक्ट ही सिंपल सोल्व कर लेंगे। ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गई 8 अपॉन 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करेंगे तो 8/9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ द इन द प्रोडक्ट ऑफ। इकाई के अंक क्या होगा, जब इन नंबर्स के आप गुना करवाओगे, इनका गुणनफल होगा तो इकाई का अंक क्या होगा। तो हम डायरेक्ट गुना यानी कि सीधा डायरेक्ट हम इकाई का अंक से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करवा लेंगे और पता चल जाएगा हमें। ठीक है, बाकी हम इस नंबर की गुना नहीं करवाएंगे यहाँ पर, कंप्लीट यूनिट डिजिट ही चाहिए ना हमें। यूनिट डिजिट क्या आएगी जब इनके गुना करवाओगे, तो यूनिट डिजिट से ही करवा लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो ये 1
1 की कर लो, 5 की कर लो, 6 की कर लो और 8 की कर लो, आंसर आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? ये एक जो 5 5 8 ये 5 हो गया, 5 6 के 30 हो गया, तो जीरो यहीं से आ गया। अब जीरो के किसी से करवा लो लास्ट पे, तो जीरो ही आएगा, है ना। तो यूनिट प्लेस पूछा है, यूनिट प्लेस नंबर की ही हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? जीरो। और कुछ हमें यहाँ पर चेक नहीं करना। यूनिट प्लेस पूछा जाए तो आप इकाई के जो अंक है उन्हीं की गुणा करवा के देख लोगे, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? तो देखो, आपको यहाँ देखने से पता चल जाएगा जब आप इसको देखोगे। देखो यहाँ z है, यहाँ देखो y है, यहाँ x है, w है, v है, u है, t है। तो यानी कि ये नंबर है ना पीछे की तरफ से इंक्रीज हो रहे हैं। देखो t u v w x y z। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा भाई, आपको पता चल जाएगा जब आप देखोगे इनको। यहाँ क्या आ जाएगा जब आप देखोगे इनको? देखो अल्फाबेट्स लिख लो चाहे, तो ऐसे नहीं पता चलता तो। या फिर देखो QRST, टी से पहले क्या आ रहा है? एस आ रहा है, तो इन दो ऑप्शन में मिलेगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, दो ऑप्शन में मिलेगा ये, बाकी तो ये कट ही कर दो आप। अब फिर ये जो नेक्स्ट नंबर ढूंढना है हमें, ये तो पता चल गया कि स्टार्टिंग का लेटर तो ऐसा आएगा, फिर बाद वाला लेटर क्या आएगा? टी आएगा या पी आएगा? उसके लिए और देख लो। ये देखो बी के बाद डी है, यानी कि दो प्लस कर दिया। फिर डी के बाद एफ, दो प्लस कर दिया। यहाँ पर भी दो प्लस हो गए, इनमें सभी में टू टू का प्लस हुआ है ना। एन है, एन कितने नंबर पे आता है? 14। 14 में दो जोड़ दो, दो जोड़ोगे 16। 16 की पोजीशन पे क्या होता है? एन एम एन ओ पी। अब एन में दो जोड़ोगे यानी कि पी आ जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दो दो प्लस हुआ है यहाँ पर। और लास्ट से जो लास्ट वाले चल रहे हैं वहां से क्या हो गया? रिवर्स चल रहे हैं ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा एस पी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ड बाकी तीनों से अलग है। देखो पिस्टल यानी कि पिस्तौल है, तलवार है, गन है, राइफल है। तो ये तो तीनों एक ही चीजें हैं, राइफल गन पिस्टल, एक वैरायटी की चीजें हैं। तलवार इनसे क्या हो गया? स्वॉर्ड इनसे डिफरेंट हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि स्वॉर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए 77 देखो। देखो ट्रेन वाला है हमारे पास। देखो एक रेलगाड़ी है यानी कि एक ट्रेन है, 700 मीटर लंबी है, इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉसेज द टनल इन 1 मिनट। वो एक मिनट में किसी टनल को यानी किसी सुरंग को पार कर लेती है। देन द लेंथ ऑफ द टनल इज, उस टनल की क्या बतानी है? लेंथ बतानी। कैसे करेंगे अपन? देखिए ये मान लेते हैं कोई आपकी ट्रेन है भाई, ट्रेन की लंबाई दे रखी है 700 मीटर। अब ट्रेन किसी क्या करेगी? ये ट्रेन किसी उसको पार करेगी, टनल को। तो ये मान लेते हैं टनल है, इसकी लंबाई निकालनी है, मैंने मान लिया है एक्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ट्रेन है, कोई रेलगाड़ी है, 700 मीटर तो लंबी है यानी कि खुद की लंबाई हो गई है। ठीक है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसकी स्पीड दे रखी है आपको कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो 1 मिनट में उसको क्या कर लेती है? उस टनल को 1 मिनट में क्या कर लेती है? पार कर लेती है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ हो जाएगी 700 प्लस में एक्स, क्योंकि उसको पार करेगी ना। जब भी जो ट्रेन है, रेलगाड़ी किसी टनल को पार करती है, किसी गुफा को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, तो टोटल जो लंबाई है वो जुड़ जाती है। ये बात आप याद रखिए। और किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, या किसी व्यक्ति को पार करती है, तो जो लेंथ होगी ना वो रेलगाड़ी की ही यानी कि ट्रेन की ही लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ किसकी होगी उस टाइम पर? जो टोटल लेंथ होगी वो ट्रेन की ही लेंथ होगी। और जब किसी सुरंग को पार करेगी, गुफा को पार करेगी, तो लंबाई आपको पता है जुड़ जाएगी, क्योंकि उसको पार कर रही है ये, है ना। तो टोटल लेंथ हो गई हमारे पास ये। स्पीड कितनी दे रखी है? यानी कि उसकी 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में है ना, तो ये आपकी जो स्पीड है ना, इसको भी आप उसमें निकाल लो मीटर पर सेकेंड में।
तो निकाल लो इसको आप मीटर पर सेकंड में। 72 5/18 से गुना करवाओगे, 18 एकम 18, 18 चौके 72, ये कितना आ जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड। सीधा सा फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस बराबर दूरी गुना में चाल गुना दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 700 प्लस एक्स, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 1 मिनट। 1 मिनट को भी चेंज कर लो सेकंड में, 1 मिनट में ये 1 मिनट दे रखा है ये आपका टाइम, तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए 60 सेकंड, तो आपने टाइम को भी 60 सेकंड बना लिया है यहाँ पर। सोल्व कर लो इसको जरा, ये 1200 हो गया और x की वैल्यू कितनी हो गई, ये 700 इधर माइनस करवाओगे तो 500, तो x कितनी वैल्यू आ जाएगी 500 मीटर क्या हो जाएगी, टनल की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज 24685, इसको कैसे रिटर्न लिखा गया है 33776, सेम वे में ये बताना है इसको कैसे लिखोगे। तो देखो इसमें देख के पता चल रहा है 2 के बाद 3 आ गए यानी कि 1 जोड़ दिया, 4 के बाद 3 1 माइनस करवा दिया, 6 के बाद 7 1 जोड़ दिया, 8 के बाद 7 यहाँ पर 1 माइनस, फिर आगे प्लस, तो पैटर्न नजर आ गया +1 -1 +1 -1, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, तो इसका क्या पैटर्न हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 जोड़ दो पहले 4 हो गया, 5 में 1 घटा दो 4 हो गया, 7 में 1 जोड़ दो 8 हो गया, 9 में 1 माइनस करवा दो 8 हो गया, 1 में 1 जोड़ दो। ठीक, ये आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79, in the first pair of number here is certain relationship, the same relationship is required to find in the other pair, find the missing number। जो आपका पहला पेयर है यानी कि 35 का रिलेशन 6 दे रखा है, उसी प्रकार से 120 का जो पेयर है वो क्या बनेगा, 35 का 6 दिया हुआ है, 120 का क्या बन जाएगा। तो देखो एक बार 6 से 35 कैसे आया होगा, 6 गुना 6 -1 किया होगा कहीं ना कहीं, तभी तो आया होगा, है ना। तो वो नंबर ढूंढ लीजिए जिसकी उसी से गुना करवाओ, यानी कि स्केयर करो, 6 के स्केयर में से यहाँ पर 1 माइनस हो गया है, तो वो नंबर ढूंढ लो यहाँ पर जिसके स्केयर में 1 घटा रहे हो तो 120 आ रहा है। यहाँ पर देखो 6 के स्केयर में 1 घटा दिया तो 35 आ गए, तो वो नंबर ढूंढ लो जिसके स्केयर में से 1 घटाते हो तो क्या आता है 120 आता है। तो 120 के नजदीक कौन सा है आपका स्केयर, देखो एक बार आप चेक करो, देखो ये तो 100 ही हो गया, ये 144 हो गया, इसका स्केयर देखोगे तो 9 का 81, इसका चेक कर लो, 11 का स्केयर करोगे कितना होगा 121, 121 में से 1 घटाओगे 120 बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, यहाँ पर 11 के स्केयर में से 1 माइनस करवाओगे 120 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग मैथ वाले पोर्शन में हमारे पास। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में अगली टर्म बतानी है, क्या होगी अगली टर्म, क्या बतानी है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, यानी कि नेक्स्ट टर्म बतानी है, नंबर सीरीज का है। देखो 10 12 16 24 40 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई वो बताना है। देख लो इसका गैप से पता चल जाएगा हमें, 10 के बाद 2 यानी कि 10 के बाद 12 यानी कि 2 बढ़ गए, 12 के बाद 16 यानी कि 4 बढ़ गए हैं, यहाँ पर कितने बढ़ गए 8 बढ़ गए, यहाँ पर कितने बढ़ गए देखोगे आप 40 में से 24 माइनस करवाओगे तो 16 बढ़ गए। तो ये देखो 2 की पावर 1 होती है, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, तो नेक्स्ट नंबर इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 5 ही तो बढ़ेगा, 2 की पावर 5 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है आपका, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, इसमें 32 जोड़ दीजिए 72 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 72। देखो इनको जोड़ने पर ही तो ये बन रहा है 16 कब बनेगा जब 12 और 4 को जोड़ोगे, 24 कब बनेगा जब 16 और 8 को जोड़ोगे, 40 कब बनेगा जब 24 और 16 को जोड़ोगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 40 में ये 32 जोड़ दोगे तभी बनेगा 72, आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले पेज पे है हरियाणा जीके के क्वेश्चन, और वो मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे, अब चाहो तो देख सकते हो, ये मैंने हरियाणा जीके के सॉल्यूशन मैंने पहले करवा दिए थे किसी और वीडियो में।
ठीक है। अब वहां से भी देख सकते हो, ये मैंने करवा दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है, एनसीआर में कौन सा नहीं पड़ता, यानी कि दिल्ली के नजदीक कौन सा नहीं आपका नहीं है, तो हिसार नहीं है। बाकी तो तीनों ये एनसीआर के अंदर ही आते हैं। और इस वीडियो का सॉल्यूशन मैंने पहले ही करवा दिया, आप चाहो तो देख सकते हो, हरियाणा जीके का पोर्शन। ठीक है, तो सीडीपी का करवा दिया है मैंने, कॉमन सेक्शन में कंप्लीट ही करवा दिया है। देखना जा करके आपको पता चल जाएगा। कॉमन सेक्शन में प्ले लिस्ट बना दूंगी, वहां से आप देख लेना। सभी का कॉमन जो पार्ट है, कॉमन में जो भी चीजें हैं वो हो गई। सीडीपी भी हो गई है, हिंदी इंग्लिश भी हो गई है, और मैथ रीजनिंग भी हो गया है, हरियाणा जीके भी हो गई। तो कॉमन जो 90 मार्क्स का था वो सभी सॉल्यूशन हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, और किसी नेक्स्ट डे पे किसी और दिन हम किसी और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।